कहाँ तक हुआ है? पीसीआर हो गया था। हम्म। हाँ, लिखते चलो बेटा। लिखो, समझा रहा हूँ, तब तक सब लोग आ भी जाएं।
सुपरनेटेंट। हाँ, चलो सुनना बेटा। अब हम टूल्स पढ़ चुके हैं पूरा, ठीक है। अब हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू से लेके लास्ट तक डिस्कस करना है। यानी डीएनए आइसोलेट करने से लेके प्रोडक्ट बनने तक पूरी कहानी एक कॉन्टिन्यूएशन में चलेगी, ठीक है। अब एक बार नीट में क्वेश्चन बस ये आया कि सारे स्टेप्स दे दिए गए, ठीक है, कि पहला स्टेप ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, और उनको अरेंज करने के लिए कहा गया कि आप उनको अरेंज करो कि पहला स्टेप कौन सा होगा, दूसरा स्टेप कौन सा होगा। तो जो मैं स्टेप्स लिख रहा हूं, ये स्टेप्स आप जैसे ही प्रोसेस जहां पे एनसीईआरटी में पढ़ोगे, वहां पे पहले पैराग्राफ में सारे स्टेप्स केवल लिख दिए गए हैं। तो आपको एनसीईआरटी से मैच करना है, ठीक है। और वो एनसीईआरटी वाली ही लाइन आई थी एग्जाम में, तो उसको याद रखना है। वो सारे पॉइंट्स कि पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, ठीक है। उसमें ही दो पॉइंट में कंफ्यूजन था लोगों को, ठीक है, डीएनए आइसोलेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए, ठीक है। तो उसको जाके ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसमें जिन लोगों को थोड़ा भी, जिन्होंने ध्यान से नहीं सारे स्टेप्स देखे, ठीक है, वो कंफ्यूज होके उसमें उस क्वेश्चन को गलत भी कर दिए थे, ठीक है। तो आपको उन सारे स्टेप को पहले यहां से मैं पढ़ाऊंगा तो सारे स्टेप ध्यान से समझने हैं, और उसके बाद एनसीईआरटी में भी उन स्टेप्स को मार्क कर लेना है कि वो कौन से सीक्वेंस में उन स्टेप्स को दिया गया है। अब सुनना बेटा, कहां से स्टार्ट करते हैं। ये एक सेल है, इस सेल के अंदर हमारा डिजायर डीएनए। कहानी यह है कि मुझे इस डिजायर डीएनए को सेल से निकालना है और प्लाज्मिड वेक्टर PBR322 के साथ BAMH1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके उसे जोड़ना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमको ई कोलाई होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल बनाना है, और उस ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को फिर बायोरिएक्टर में कल्चर करना है, और उसका प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे बनाना है, और फिर उस प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करना है और यूज के लायक बनाना है, ठीक है, और फिर मार्केट में उसको भेजना है। ये हमारी कहानी है, ये मेन कहानी है। तो यही शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी मेन कहानी चलेगी। लेकिन इस मेन कहानी के साथ साथ हम बीच बीच में और भी छोटी छोटी कहानियां डिस्कस करेंगे। जैसे जब ये मेन कहानी चलेगी तो ये तो बैक्टीरिया की कहानी हो गई, लेकिन हम साथ में एक जगह जगह पे ये भी पढ़ेंगे कि अगर मुझे ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, यानी प्लांट में जीन ट्रांसफर कैसे करेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, एनिमल में जीन ट्रांसफर कैसे करेंगे, बिना वेक्टर के जीन ट्रांसफर कैसे करेंगे। ये भी कुछ पॉइंट्स साथ में डिस्कस होगा, लेकिन हमारी मेन कहानी उसमें से आपको छांट के ये याद रखनी है कि हमको एनसीईआरटी ने मेनली ये डिस्कस करने के लिए कहा है। ध्यान सुनना। अब इसमें हमारा डिजायर डीएनए, अब डिजायर डीएनए हमको ऑब्टेन करना है बेटा। तो डिजायर डीएनए ऑब्टेन करने के तीन मेथड अब मैंने आपको बताए थे। पहला रैंडम डीएनए फ्रैगमेंट मेथड, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड, तीसरा आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। एनसीईआरटी ने जो मेन मेथड बताया है वो है रैंडम डीएनए फ्रैगमेंट मेथड। यानी एनसीईआरटी ने जो मेन मेथड हमको डिस्कस किया वो कौन सा है, रैंडम डीएनए। और रैंडम डीएनए फ्रैगमेंट मेथड में याद करो हमको डीएनए आइसोलेट करना पड़ता है। पहला स्टेप क्या था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो अगर इसमें से मुझे अपना डिजायर डीएनए निकालना है तो मेरे पास में कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे मैं केवल डिजायर डीएनए निकाल पाऊं। पहले मुझे इस सेल से पूरा डीएनए निकालना होगा, और याद करो हमने कंप्लीट डीएनए निकाल के फिर रेस्टिंडो न्यूक्लियस से उसको कट किया था, ठीक है, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस की थी, फिर मार्कर से उसको मार्क किया था, फिर जेल को कट करके इल्यूजन से डीएनए निकाला था, ठीक है। तो अगर रैंडम डीएनए फ्रैगमेंट मेथड मुझे करना है तो पहला स्टेप क्या करना होगा, डीएनए आइसोलेशन। तो वही पढ़ने जा रहे हैं, बात समझ में आ गई क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद रैंडम वाला प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो डीएनए आइसोलेशन करने जा रहे हैं, यानी इस सेल से पहले पूरा डीएनए निकालेंगे, फिर उससे अपना डिजायर्ड डीएनए निकालना सीखेंगे। तो किसी भी सेल से पूरा का पूरा डीएनए कैसे निकाला जाता है वो टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये पहला स्टेप है डीएनए आइसोलेशन, ठीक है। सुनना, इसके लिए क्या करते हैं, जिस भी सेल से डीएनए निकालना होता है हम उस सेल को, ठीक है, एक कल्चर मीडिया में रखते हैं, और कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं, और ग्रो करके उसका नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। यानी खूब सारी जब वो सेल हो जाएंगी फ्लास्क में, तब हम फिर से एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लेते हैं, और उस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में हम उसमें से बहुत सारी सेल्स ले लेते हैं। तो मैं एक सेल दिखा रहा हूं, लेकिन ये एक सेल नहीं है, ऐसी बहुत सारी सेल यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब पहला स्टेप होता है केमिकल लाइसिस। केमिकल लाइसिस का मतलब क्या है कि लाइजिंग एंजाइम का यूज करके उसके आउटर कवर को तोड़ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, ठीक है, लाइजिंग एंजाइम डाल देते हैं।
और लाइजिंग एंजाइम डाल के कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। अब लाइजिंग एंजाइम कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि हमारा सेल कैसा है। अगर ये बैक्टीरिया है तो कौन सा एंजाइम डालेंगे, लाइसोजाइम। अगर फंजाई है तो काइटिनेज, प्लांट है तो सेलुलेज, पेक्टिनेज, और एनिमल है तो लाइपेज और प्रोटीज। तो जैसी सेल होगी वैसा लाइजिंग एंजाइम डाल देंगे, ठीक है। लाइजिंग एंजाइम डाल के छोड़ा, ठीक है, आउटर वॉल लाइज हो गई, टूट गई। अब क्या करते हैं, इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेशन में ले जाते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन में ले जाते हैं और वहां सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और इसको हम फिजिकल लाइसिस कहते हैं। तो पहला स्टेप केमिकल लाइसिस, दूसरा स्टेप फिजिकल लाइसिस। सेंट्रीफ्यूज जब करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसके वजह से सेल रप्चर हो जाएगी, और जब सेल रप्चर होगी तो सारा कंटेंट बाहर आ जाएगा। अब एक पर्टिकुलर स्पीड पे हम इस सेंट्रीफ्यूज को घुमाते हैं। जब हम हायर क्लास में जाते हैं तो वो स्पीड भी याद रखनी होती है कि कितने आरपीएम पे घुमाना है, यहां बात नहीं करनी है, यहां बस सेंट्रीफ्यूज की बात याद रखनी है। तो हमने जब सेंट्रीफ्यूज किया और जब लास्ट में सेंट्रीफ्यूज ट्यूब निकालोगे तो आप देखोगे कि उसमें नीचे बॉटम पे कुछ बैठा हुआ होगा, ठीक है, सॉलिड मटेरियल, ठीक है, क्रीमिस लेयर होगा जिसको हम पेलेट कहेंगे, और ऊपर एक लिक्विड तैर रहा होगा जिसको सुपरनेटेंट कहा जाता है। जब भी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में जो भी ऊपर तैरता है वो सुपरनेटेंट होता है, जो नीचे बैठ जाता है, सेडिमेंट हो जाता है, वो क्या होता है, पेलेट होता है। तो सेल की बाकी सेलुलर डेब्रीज जैसे लिपिड हो गया, ये सब हो गया, कोई सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, कोई सेल ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन हो गया, वो सब कुछ नीचे आ जाता है, ठीक है। और ऊपर जो सुपरनेटेंट होता है उसमें दो चीजें मिलती हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो जो भी सेल का न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड कह रहा हूं उसमें डीएनए आरएनए दोनों है, ठीक है, तो जो भी न्यूक्लिक एसिड होगा वो ऊपर तैर रहा होगा और जो बाकी होगा वो नीचे बैठ जाएगा। कोई बात यहां दिक्कत यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद हम एक नया टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब इस नए टेस्ट ट्यूब में हम ऊपर से सुपरनेटेंट वाला ट्रांसफर करेंगे, पेलेट को छोड़ देंगे। हमारे पास में माइक्रो पिपेट होते हैं, जिन माइक्रो पिपेट से हम बहुत ही सावधानी से ऊपर से एक एक करके सारा पॉइंट, सारा ये जो लिक्विड है इसको ट्रांसफर करते हैं, इसको टच नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आ गया। अब बताओ क्या हमको प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन को रिमूव करने के लिए हम इसमें प्रोटीएज डाल देते हैं। एनसीईआरटी ने लिख रखा है, क्वेश्चन आ चुका है नीट में, तो याद रखना, ठीक है। पूछा जाएगा कि डीएनए आइसोलेशन के टाइम पे प्रोटीन रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, प्रोटीएज डालते हैं। हम इसमें प्रोटीएज डाल देंगे, प्रोटीएज प्रोटीन को हाइड्रोलाइज कर देगा, तोड़ देगा, और इस तरीके से प्रोटीन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रोटीन टूटेगा, टूट के तो यहीं अगल बगल ही पड़ा रहेगा, उसको हमको अलग करना है। अलग करने के लिए इसमें हम साथ में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देंगे। अब सुनना, हमारे एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का डिस्कशन नहीं है, तो नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस लैब में कैसे करते हैं रियल में वो बता रहा हूं, ठीक है। तो आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट हमको क्या क्या याद रखना है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग वो भी मार्क कर दूंगा मैं, ठीक है। तो हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया। अब फिर से सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे, फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे। इस बार सेंट्रीफ्यूज करके जब आप सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को निकालोगे तो आपको क्लियर कट इसमें लिक्विड की दो लेयर दिखाई देगी, और बीच में एक बाउंड्री होगी ऐसी, जैसे कोई पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन की पतली सी झिल्ली होती है, ठीक है, वैसे ही एक पतली झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर यहां पे बीच में आ जाता है। अब इसमें से जो नीचे होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भारी होता है तो नीचे आ जाता है, ठीक है। और ये जो पतली झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये वही प्रोटीन है जो टूटा था। तो जितने भी प्रोटीन थे वो सब कोआगुलेट होके एक जगह आ गए, और इसी के लिए हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला था, इसको कोआगुलेट करके एक जगह करने के लिए। और ऊपर जो लिक्विड है इसमें न्यूक्लिक एसिड तैर रहा है, इस तरीके से प्रोटीन अलग, न्यूक्लिक एसिड अलग हो गया। बात समझ गए बेटा। अब हमको क्या करना है, फिर से एक नया टेस्ट ट्यूब लेना है, और इसमें हमको ऊपर से ये न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट ट्रांसफर कर लेना है, प्रोटीन को टच नहीं करना है। पूरा न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफर कर लिया। अब इसमें डीएनए भी है और आरएनए भी है। अब यहां से आप डिसाइड करो आपको चाहिए क्या। अगर आपको आरएनए चाहिए, अगर चाहिए जैसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड में क्या चाहिए, आरएनए चाहिए, तो हम डीएनए डाल देंगे, डीएनए टूट जाएगा, क्या बचेगा, आरएनए, उसको कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हमको यहां क्या चाहिए, डीएनए चाहिए, तो हमने आरएनए डाल दिया। अब एनसीईआरटी कहती है कि आरएनए को रिमूव करने के लिए आरएनए डाला जाता है, तो हमने आरएनए डाला, उसने जितने भी आरएनए थे सबको तोड़ दिया, तो आरएनए टूट गया, अब केवल डीएनए बचा। अब डीएनए बचा लेकिन उसमें हमको डीएनए दिख नहीं रहा है नेकेड आई से। अब क्या करते हैं, हम इथेनॉल को फ्रिज में रखे रहते हैं, उसको चिल्ड कर देते हैं, और चिल्ड इथेनॉल यहां पे डालते हैं। जैसे ही चिल्ड इथेनॉल डालोगे डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। और हम जैसे ही ऐसे इथेनॉल डालेंगे रियल में हमको तुरंत छोटे छोटे थ्रेड्स दिखने लगते हैं नेकेड आई से।
तो डीएनए जो है वो थ्रेड के फॉर्म में, फाइबर के फॉर्म में, ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब ऐसा होता क्या है, जैसे मान लो ये एक डीएनए है, तो नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, लेकिन जब एथेनॉल डालेंगे तो बहुत सारे ऐसे डीएनए एक साथ आएंगे, ठीक है, प्रेसिपिटेट जो होंगे, और जब बहुत सारे डीएनए एक साथ आएंगे तो अब ये दिखने लगेंगे। इस तरीके से यहां पे हमको डीएनए फाइबर के फॉर्म में दिखना चालू होता है, तो ये सारे फाइबर हमको डीएनए के दिखने लगते हैं। अब इन फाइबर्स को यहां से निकालना है, तो फाइबर्स को निकालने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, स्पूलिंग। एनसीईआरटी कहती है प्यूरिफाइड डीएनए कलेक्टेड बाय स्पूलिंग। अब स्पूलिंग टेक्निक क्या है समझना। हम एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेते हैं, ये ग्लास रॉड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। हमने डीएनए से प्रोटीन हटा दिया है, और डीएनए से जब प्रोटीन हट जाता है, याद करो, तो निगेटिव चार्ज एक्सपोज आता है, तो डीएनए निगेटिवली चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड डालेंगे तो निगेटिव चार्ज डीएनए उस ग्लास रॉड के साथ अटैच हो जाएगा, और फिर हम उस ग्लास रॉड को निकाल लेंगे, सारा डीएनए उसके ऊपर चिपका हुआ है, एक नए टेस्ट ट्यूब में रखेंगे और बफर से वॉश करेंगे, हमारा सारा डीएनए बाहर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, यहां से डीएनए को कलेक्ट करना टेक्निक कौन सी हो जाएगी, स्पूलिंग। स्पूलिंग टेक्निक से हमने कंप्लीट डीएनए निकाल लिया बेटा, और इस कंप्लीट डीएनए में हमारा डिजायर्ड डीएनए भी है। अब वो डिजायर्ड डीएनए निकालने का तरीका क्या है, रैंडम डीएनए फ्रैगमेंट मेथड। अब उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, ठीक है, मार्कर डीएनए से मार्क करेंगे, जेल को कट करेंगे, और जेल से डीएनए निकालने की टेक्निक इल्यूजन। इल्यूजन से हम उसको बाहर निकालेंगे और डिजायर्ड डीएनए मिल जाएगा, उसको हम आगे, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज करेंगे। तो ये पूरा मेथड होगा। अब यहां पे एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी में लाइजिंग एंजाइम के बारे में बताया गया है, लाइजिंग एंजाइम डालते हैं ये बताया गया है। एनसीईआरटी में प्रोटीएज के बारे में बताया गया है, ठीक है, दोनों जगह से क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन आता है, ठीक है। एनसीईआरटी में आरएनएज के बारे में बताया गया है कि आरएनएज डालते हैं। एनसीईआरटी में चिल्ड इथेनॉल के बारे में बताया गया है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। एनसीईआरटी में स्पूलिंग टेक्निक के बारे में बताया गया कि स्पूलिंग टेक्निक से कलेक्ट करते हैं। तो लगभग ये सारा प्रोसेस एनसीईआरटी का ही है। मैंने बस उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोड़ दिए हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो आप ये प्रोसेस याद रखोगे तो आपको डीएनए आइसोलेशन हमेशा पता रहेगा, ठीक है, और इसके साथ एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़ जानी है, ठीक है, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमने, ठीक है, पहला स्टेप कर लिया, डीएनए को आइसोलेट कर लिया। अब दूसरा स्टेप अगर हम थोड़ा सा यहीं पे डिस्कस कर लें, तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए। क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए। ये तो हमने पूरा डीएनए आइसोलेट किया, अब उसमें से डिजायर डीएनए आइसोलेट करना है, ठीक है, या टू ऑब्टेन डिजायर डीएनए कह दें, कि अब डिजायर डीएनए कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो उसके तीन मेथड हमने पढ़े थे। हम तीनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं। तो अब मैं केवल हेडिंग लिखूंगा, वो पूरा मेथड हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि पूरा मेथड हमने पीछे लिख रखा है। उन तीनों में से कोई एक मेथड यूज करके हम डिजायर डीएनए ऑब्टेन कर लेंगे। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, ठीक है, लिख लो इतना। हम्म।
देखो बेटा, अब एक बार फिर से पहले से समझ लेना। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? हमने पूरा डीएनए निकाल लिया है। तो जैसे मान लो ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में ये कंप्लीट डीएनए इस सेल का आइसोलेट हो चुका है। अब इस कंप्लीट डीएनए में हमारा डिजायर डीएनए, तो दूसरा स्टेप है ऑप्टेन डिजायर डीएनए। डिजायर डीएनए ऑप्टेन करना, तो मैंने कहा बाई वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तीन मेथड हमने डिजायर डीएनए ऑप्टेन करने के पढ़े हैं। पहला रैंडम डीएनए फ्रैगमेंट मेथड, दूसरा सीडीएनए मेथड, तीसरा आर्टिफिशियल जीन। यहां पे हमने क्या आइसोलेट किया है? डीएनए। तो इन तीनों में से कौन सा मेथड हमारा होगा? रैंडम डीएनए फ्रैगमेंट मेथड। ठीक है, यानी हम रैंडम डीएनए फ्रैगमेंट मेथड हमारा मेन है यहां पे। ठीक है, हम इस मेथड से उस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, मार्कर से मार्क करेंगे, जेल को कट करेंगे, इल्यूजन से अपना डीएनए निकालेंगे, ये हमारा डिजायर डीएनए आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस हमने पीछे लिख रखा है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर हम आरएनए निकाले होते तो हम सी डीएनए मेथड यूज करते और उससे ये डीएनए बना लेते। और अगर हमने तीसरा मेथड आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस किया होता तो ये करने की जरूरत ही नहीं होती, हम सीधे आर्टिफिशियली बना लेते। ठीक है, तो यानी ये दो भी मेथड हैं साथ में, लेकिन हम अभी इन दोनों का यूज यहां पे नहीं कर रहे हैं। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? रैंडम डीएनए फ्रैगमेंट मेथड, और हमने इस मेथड से अपना डिजायर डीएनए ले लिया। अब तीसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने जा रहे हैं, तो ये हमारा डिजायर डीएनए आ चुका है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा, ध्यान सुनना। ये डायग्राम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का हमने डिटेल में पहला ही क्लास में डिस्कस किया था। तो वो डिटेल डायग्राम हमने देख रखा है। ठीक है, कि हम डिजायर डीएनए को एक एंजाइम से कट करते हैं, उसी एंजाइम से वेक्टर डीएनए को कट करते हैं, दोनों में स्टिकी एंड बनता है, फिर दोनों को लाइगेज से जोड़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। तो मैं अब वो डायग्राम डिटेल में ना डिस्कस करके उसी को शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि डिटेल में कैसे बनता है वो हमने डिस्कस कर लिया, शॉर्ट में हम देखते हैं। यहां पे ध्यान सुनना, ये डिजायर डीएनए। अब सुनना बेटा, हमारे इस टेस्ट ट्यूब में डिजायर डीएनए। ठीक है, अब याद करो, हमको डिजायर डीएनए खूब सारे चाहिए। अगर डिजायर डीएनए का अमाउंट कम होगा तो पीसीआर यूज करके इसका अमाउंट बढ़ा लेंगे, और अगर डिजायर डीएनए का अमाउंट एनफ है तो पीसीआर करने की जरूरत। तो अगर मैं पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट अ बेसिक स्टेप ऑफ रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी, तो पीसीआर। क्योंकि पीसीआर कर भी सकते हैं, और बेसिक स्टेप वो होते हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सके। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में एनफ डिजायर डीएनए, खूब सारे डिजायर डीएनए। ठीक है, अब सुनना, ये जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है इसमें हमारा वेक्टर डीएनए। एनसीईआरटी ने हमको कहा कि PBR322 वेक्टर का एग्जाम्पल आपको लेना है। ठीक है, और जो एंजाइम यूज करना है वो BAM-H1 यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा PBR322 वेक्टर है। अब इसमें पूरा स्ट्रक्चर मैं नहीं बना रहा हूं। ठीक है, PBR32 का पूरा स्ट्रक्चर आपको पता है। ठीक है, जितना यूज करना है उसकी बात करते हैं। तो PBR32 में एक एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन होता है और एक टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन। और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन के बीच में ही क्या होता है? BAM-H1 का सीक्वेंस होता है। ठीक है, यहां पे ओराई भी होगा, रोप भी होगा, सब कुछ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे BAM-H1, ये BAM-H1 से कट होगा। और फिर हम वेक्टर डीएनए में भी क्या डालेंगे? BAM-H1, दोनों BAM-H1 से कट हो गया। जब हम इसमें BAM-H1 डालेंगे तो BAM-H1 यहां से कट करेगा। जब कट करेगा बेटा तो ये डीएनए ऐसे खुल जाएगा, तो टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस जिन दो पार्ट में टूट जाएगा। टूट गया। अब क्या करेंगे, अपना डिजायर डीएनए वाला टेस्ट ट्यूब इस वेक्टर डीएनए वाले टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, और फिर उसमें क्या डाल देंगे? लाइगेज। और जब लाइगेज डालेंगे तो ये डिजायर डीएनए आके इस टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ऐसे बनता है। यानी इसको भी कट करना है, इसको भी कट करना है, दोनों को एक में मिला के लाइगेज डाल देना है, लाइगेज इन दोनों को जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देगा। ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। डिटेल डायग्राम हमने डिस्कस कर रखा है कि कैसे स्टिकी एंड बनेगा, कैसे दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? पक्का? अब चलो बेटा, लेकिन रियल में क्या हुआ? उस डायग्राम में हमने केवल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, बट रियल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रियल में क्या हो रहा है, अब यहां थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझना है। ये वेक्टर भी खूब सारे होंगे। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि 100 वेक्टर है। जब मैंने BAM-H1 डाला इसमें, ठीक है, तो जो 100 के 100 वेक्टर थे सभी कट हो गए, सभी कट हो गए। और फिर इसमें हमने डिजायर डीएनए डाला। ठीक है,
तो जब वेक्टर कट होता है तो सभी वेक्टर के साथ डिजायर्ड डीएनए जाके जुड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बात समझे? तो वेक्टर कट हुए और कट होने के बाद उसमें से कुछ वेक्टर, या हम कहें मैक्सिमम वेक्टर, ऐसे होते हैं जो कट तो हुए लेकिन फिर से खुद से ही जुड़ गए, उसके बीच में डिजायर्ड डीएनए जुड़ नहीं पाया, तो कट होके फिर जुड़ जाते हैं। तो अगर कट होके और फिर से जुड़ गया तो ये बनेगा कि ना, ऐसा वेक्टर होगा। ठीक है, कट हुआ और फिर जुड़ गया तो टेट्रासाइक्लिन का जीन फिर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, कट हुआ तो इनएक्टिव हुआ और फिर जुड़ गया तो नॉर्मल हो गया। तो इसको कहेंगे कि ये वेक्टर खुद से जुड़ जाता है, और खुद से जुड़ना मतलब सेल्फ लाइगेटिंग। तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा? सेल्फ लाइगेटिंग वेक्टर। तो यहां पे ये सेल्फ लाइगेटिंग वेक्टर देखने को मिलता है। सेल्फ लाइगेटिंग वेक्टर में क्या हमारा डिजायर्ड डीएनए जुड़ा? तो क्या ये रिकॉम्बिनेंट बना? तो मैं इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट कहूंगा कि नहीं कहूंगा? तो ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना। अब बताओ, इसमें एम्पिसिलिन का जीन भी नॉर्मल होगा और टेट्रासाइक्लिन का जीन भी नॉर्मल होगा। अब सुनना, मैंने कहा कुछ तो खुद से जुड़ गए, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो कट हुए और हमारा डिजायर्ड डीएनए लाइगेज की मदद से जाके वहां जुड़ गया। अगर डिजायर्ड डीएनए जुड़ गया तो ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है बेटा, उसमें एम्पिसिलिन का रेसिस्टेंस जीन तो नॉर्मल है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस जीन का क्या हो गया? इनएक्टिवेशन हो गया ना। क्यों इनएक्टिवेशन हुआ? क्योंकि हमारा डिजायर्ड डीएनए उसके बीच में इंसर्ट हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन का। ठीक है, तो यहां पे जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए के इंसर्ट होने की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने जाऊंगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ साथ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बनेगा। यानी हमारे इस टेस्ट ट्यूब में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी होगा। अब सुनो, तुम जितना ज्यादा डिजायर्ड डीएनए का अमाउंट लोगे, उतना ही ज्यादा डिजायर्ड डीएनए के जुड़ने के चांस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए उतना ही ज्यादा बनेगा, इसीलिए डिजायर्ड डीएनए का अमाउंट बहुत ज्यादा चाहिए। तो जितना ज्यादा डिजायर्ड डीएनए होगा उतना ही इसके साथ जुड़ने का चांस बनेगा। तो अब हमारे इस टेस्ट ट्यूब में ये डीएनए भी है और ये डीएनए भी। अब बताओ, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, अगला स्टेप क्या पढ़ा था? होस्ट सेल में ट्रांसफर करना। अब इसको होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है। अब सुनना बेटा, चलो मैंने होस्ट सेल में ट्रांसफर किया, तो कुछ होस्ट सेल ऐसी भी तो होंगी जिसमें ये जाएगा, और कुछ होस्ट सेल ऐसी होंगी जिसमें ये जाएगा, और कुछ होस्ट सेल ऐसी होंगी जिसमें दोनों में से कोई नहीं जाएगा। अब जिस होस्ट सेल में ये जाएगा, क्या वो होस्ट सेल टेट्रासाइक्लिन से मरेगी? क्या वो होस्ट सेल एम्पिसिलिन से मरेगी? क्योंकि दोनों से बचाने वाले जीन उसके पास चले जाएंगे। ठीक है, जिस होस्ट सेल में ये जाएगा वो एम्पिसिलिन से नहीं मरेगी, लेकिन टेट्रासाइक्लिन से मर जाएगी क्योंकि वो जीन एक्टिव हो गया है। और जिस होस्ट सेल में ये दोनों नहीं जाएंगे वो दोनों से मर जाएगी। ये पॉइंट याद रहेगा। ठीक है, तो अभी ध्यान सुनना, ये टेस्ट ट्यूब है, इसको संभाल कर रखना है, इसमें दोनों डीएनए बना के रखे गए हैं। ठीक है, जब मैं कहूंगा तभी टेस्ट ट्यूब मुझे देना है। ठीक है, यही रहने दो इसको। अब आते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, यानी आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, इनटू कॉम्पिटेंट एंड हेट्रोलॉगस होस्ट सेल। कॉम्पिटेंट और हेट्रोलॉगस होस्ट सेल में ट्रांसफर करना। अब पहले समझते हैं व्हाट इज कॉम्पिटेंट एंड व्हाट इज हेट्रोलॉगस होस्ट सेल। कॉम्पिटेंट सेल क्या है? तो हमने कहा ए सेल विच एबल टू एब्जॉर्ब फॉरेन डीएनए। अगर कोई सेल बाहर के किसी डीएनए को अपने अंदर अपटेक कर ले, ठीक है, जिसके पास में एबिलिटी है कि वो बाहर के डीएनए को एंट्री प्रोवाइड कर सकता है, दैट डीएनए इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट डीएनए। लेकिन नेचर में कोई भी डीएनए कॉम्पिटेंट, सॉरी कोई डीएनए कह रहा हूं, होस्ट सेल, दैट होस्ट सेल इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट होस्ट सेल। लेकिन नेचर में कोई भी होस्ट सेल कॉम्पिटेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझते हैं। हम अगर डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए बना होता है सुगर फॉस्फेट बैकबोन और नाइट्रोजन बेस से। नाइट्रोजन बेस याद करो बीच में छिपा होता है,
और बाहर से डीएनए को देखोगे तो क्या होता है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन। सुगर फॉस्फेट बैकबोन हाइड्रोफिलिक होता है, तो डीएनए ओवरऑल क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक। किसी भी सेल को देखो तो किसी भी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर से बना होगा, और लिपिड की बाइलेयर का जो इनर कोर होगा वो हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, टेल वाला जो पार्ट होता है। तो कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हाइड्रोफोबिक कोर है किसी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को क्रॉस करने नहीं देता है। तो डीएनए हाइड्रोफिलिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर कोर हाइड्रोफोबिक, तो क्या कभी डीएनए अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो सेल डीएनए को अंदर जाने नहीं दे रही है। उसके साथ साथ बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्लांट है, तो सेल वॉल भी है, और सेल वॉल भी रोकेगा जाने से। ठीक है, तो सेल कॉम्पिटेंट होती नहीं है, हमको उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। और अभी देखेंगे कि सेल को कैसे कॉम्पिटेंट बनाएंगे। बात समझ गए। तो कॉम्पिटेंट सेल का मतलब है जिसके पास में एबिलिटी हो कि वो डीएनए को अंदर ले सकता है। ठीक है, तो हमको सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, वो कॉम्पिटेंट होता नहीं है। अगली बात करते हैं, हेट्रोलॉगस होस्ट। हेट्रोलॉगस होस्ट क्या होता है, हमने कहा ए सेल डिफरेंट फ्रॉम सोर्स ऑफ डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, तो हमारा होस्ट सेल अगर डिजायर्ड डीएनए के सोर्स से अलग है, डिफरेंट है, जैसे अगर हमने डिजायर्ड डीएनए ह्यूमन से लिया और होस्ट सेल बैक्टीरिया ले लिया तो वो हेट्रोलॉगस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने डिजायर्ड डीएनए ह्यूमन से निकाला और होस्ट सेल भी ह्यूमन ले लिया तो वो होमोलॉगस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हमने कहा यहां पे हमारा होस्ट सेल कैसा होना चाहिए, हेट्रोलॉगस। तो हम हेट्रोलॉगस होस्ट सेल का यूज करते हैं यहां पे। बात समझिए बेटा। अब सुनना, यहां पे अगर जीन ट्रांसफर की बात करें, जीन ट्रांसफर की बात करें, जैसे ये जीन ही तो ट्रांसफर हो रहा है, तो जीन ट्रांसफर भी फर्दर दो टाइप के होते हैं। ठीक, पहला है इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर। अब इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर किसे कहेंगे, अगर हम अपने जीन यानी डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं और फिर उसको भेज रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। ये क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं विथ वेक्टर। अगर वेक्टर के साथ भेज रहे हैं तो इनडायरेक्ट मेथड है, या फिर इसी को कहते हैं वेक्टर मीडिएटेड। ठीक है, वेक्टर मीडिएटेड है। दूसरा सुनना, जो दूसरा मेथड है वो है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। ठीक है, दूसरा होता है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर क्या होता है, वेक्टरलेस। वेक्टरलेस, या हम कह सकते हैं विदाउट वेक्टर। विदाउट वेक्टर। अब सुनना बेटा, अगर मैं क्या करूं, इस डीएनए को निकाल के बिना वेक्टर के साथ जोड़े सीधे सेल में भेज दूं, होस्ट सेल में, तो वो डायरेक्ट होता है। हम डायरेक्ट मेथड भी पढ़ेंगे लास्ट में कि कैसे हम किसी डीएनए को बिना वेक्टर के सीधे सेल में भेज सकते हैं। ठीक है, और उसका क्या फेट होगा वो आगे डिस्कस करेंगे। और मैंने एक बार डिस्कस भी किया था कि अगर बिना किसी वेक्टर के भेजेंगे तो हो सकता है ये वैसे ही पड़ा रहे सेल में, रेप्लिकेट ही ना हो, या फिर अगर उसके जीनोम के साथ जुड़ गया तब जाके जब जीनोम रेप्लिकेट होगा तो ये भी रेप्लिकेट होगा। ठीक है, तो यहां पे तो हमने वेक्टर के साथ जोड़ा है बेटा, तो ये मेथड हमारा कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट। तो इसका मतलब हम पहले कौन सा मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, इनडायरेक्ट। तो हम इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर पहले पढ़ेंगे। जब इनडायरेक्ट पढ़ लेंगे उसके बाद डायरेक्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो हमने कहा ना कि हमारी मेन कहानी एक चल रही है, उसके साथ साथ बीच बीच में हम छोटी छोटी कहानियां भी डिस्कस करते रहेंगे। तो डायरेक्ट वाली कहानी भी बात कर लेंगे, लेकिन हमको तो भी इनडायरेक्ट की बात करनी है। ठीक है, अब सुनना, अब इनडायरेक्ट में भी कई पार्ट आएगा, जैसे स्मॉल ए। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि अगर हमारा होस्ट सेल बैक्टीरिया है तो उसको कैसे कॉम्पिटेंट बना के उसमें जीन ट्रांसफर करेंगे। तो पहले हम बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर का मेथड पढ़ेंगे, तो जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। तो पहली हेडिंग होगी जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब देखो बेटा, ये हमने, ठीक है, PBr322 लिया। तो अगर हमने PBr322 लिया है तो बट ऑब्वियस सी बात है हमारा होस्ट सेल प्रोकैरियोट होगा, बैक्टीरिया ही होगा। तो ये हमारी मेन कहानी है। ठीक है, कि बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर। लेकिन जब बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर पढ़ लेंगे उसके बाद प्लांट में भी पढ़ेंगे, उसके बाद एनिमल में भी पढ़ेंगे,
और उसके बाद फिर प्रोडक्ट बनवाएंगे। बात समझ गए? तो हमको प्लांट और एनिमल में भी पढ़ना है, लेकिन हमारा मेन क्या है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में कैसे जीन ट्रांसफर होगा, ठीक है, उसकी बात हमको करनी है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो इतना लिख लो, फिर यहां पे हम बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर के मेथड को देखते हैं। ये हो गया सबका? अभी नहीं हुआ था क्या?
ध्यान देना बेटा। चलो देखो एक बार प्लीज। देखो, हाँ ठीक है, मुझे भी फिर इधर मिटाना है ना। हाँ, कौन सा भैया? अभी तो बहुत टाइम है भैया, इरेज कहाँ, अभी तो मैं ही इरेज करूंगा 4 बार। ठीक है देखो, देखो ज्यादा देर तक मैं चुप नहीं रह पाता हूँ, ठीक है, मुंह दर्द करने लगता है मेरा। ठीक है, तो हमने फिर से पूरी कहानी शुरू से स्टार्ट करते, देखो मैं बार बार वो कहानी बोल रहा हूँ ताकि वो कहानी आपके दिमाग में बैठे और कनेक्शन वो बना रहे, स्टेप से याद रहे सीधे। आपसे कोई पूछे तो आप शुरू से लेके लास्ट तक सारे स्टेप बोल जाओ कम से कम। ठीक है, तो हमारे एक सेल में हमारा डिजायर डीएनए था जिसका प्रोडक्ट हमको बनाना है, ये कहानी हमारी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, उस सेल से पहला स्टेप पूरा डीएनए बाहर निकाल लिया डीएनए आइसोलेशन मेथड से। ठीक है, फिर हमने रैंडम डीएनए फ्रैगमेंट मेथड यूज किया और उससे अपना डिजायर डीएनए निकाल लिया। ठीक है, तीसरा स्टेप, हमने इस डिजायर डीएनए को पीबीआर 322 के साथ जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। लेकिन जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया तो साथ में टेस्ट ट्यूब में नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बना। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में दोनों है। अब मुझे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ठीक है, होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है और हमारा होस्ट सेल क्या है, बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। तो हमको एक बैक्टीरिया लेना है, बैक्टीरिया को एज ए होस्ट से लेना है और उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करना है। अब ये बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट नहीं होगी, तो पहले इसको कॉम्पिटेंट बना के ट्रांसफर करेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे समझना है, ध्यान सुनना बेटा। यहां पे हम क्या करते हैं, होस्ट सेल भी कोई भी बैक्टीरिया नहीं ले लेंगे। पहली बात सुनना, होस्ट सेल का भी सिलेक्शन, यानी बैक्टीरिया में भी कौन सी बैक्टीरिया लेना है इसका भी सिलेक्शन किया जाता है। तो हमने एक बैक्टीरिया लिया, जैसे मान लो ये ई कोलाई है, इश्चेरिशिया कोलाई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ई कोलाई हमने ले लिया, चलो एग्जांपल भी लिख देता हूं। ठीक है, कि हमने यहां पे फॉर एग्जांपल ई कोलाई ले लिया, ई कोलाई हमारा होस्ट सेल है। लेकिन हम ऐसी ई कोलाई लेंगे जिसमें प्लाज्मिड ना हो। ठीक है, तो ये उसका मेन क्रोमोजोम है बेटा, और मेन क्रोमोजोम हर बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, इसमें प्लाज्मिड का जगह देखो खाली है, तो हम जो बैक्टीरिया लेंगे वो प्लाज्मिड लेस लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि अगर उसमें प्लाज्मिड होगा तो हो सकता है उसमें पहले से ही कोई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन हो, और अगर ऐसा हुआ तो हमको सिलेक्शन करने में दिक्कत हो जाएगी ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल की। याद आ रहा है? ठीक है, तो हमारे होस्ट सेल में, ठीक है, प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए, याद रखना है। अब क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को हम एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, और उस टेस्ट ट्यूब में, अब एक बैक्टीरिया नहीं है, बहुत सारी है, मैं एक दिखा रहा हूं, बहुत सारी बैक्टीरिया होंगी इस टेस्ट ट्यूब में। इसमें हम थोड़ा सा लाइसोजाइम डालेंगे। ठीक है, लाइसोजाइम इसके पेप्टाइडोग्लाइकॉन को तोड़ता है। उतना नहीं डालेंगे जितना डीएनए आइसोलेशन के लिए डाले थे, यहां पे स्वाद अनुसार डालेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ताकि थोड़ा सा सेल वॉल लूज हो जाए, क्योंकि अगर सेल वॉल लूज नहीं होगा बेटा तो हमारा डीएनए अंदर नहीं जाएगा। तो हम थोड़ा सा लाइसोजाइम डालेंगे। और फिर एनसीईआरटी कहती है कि इसके साथ एक बाईवैलेंट आयन, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, ये भी डाल देंगे। अब जब सेल वॉल लूज होता है तो सेल वॉल में छोटे छोटे पोर बन जाते हैं, और उन पोर से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर जा सकता है। ठीक है, लेकिन वहां पे भी कुछ निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, डीएनए पे भी चार्ज निगेटिव, वो भी निगेटिवली चार्ज होंगे, तो डीएनए को जाने नहीं देंगे, रिपल्सन होगा। उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम आयन डाल दिया जाता है। कैल्शियम आयन उन निगेटिव के साथ जाके बाइंड होकर उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल। ठीक है, और फिर हमारा ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा वो सेल वॉल से अंदर चला जाएगा। तो एनसीईआरटी लिखती है कि बाईवैलेंट आयन, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल वॉल से अंदर जाने में हेल्प करता है। बात समझ गए, यानी सेल वॉल की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, सेल वॉल से डीएनए आसानी से अंदर जाने में कैटायन यूज होगा। ठीक है, कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बेटा, एनसीईआरटी पढ़ना तो मार्क कर लेना उस लाइन को। बात समझ गए? अब आते हैं, अब इसके बाद इस टेस्ट ट्यूब में हमने ये दोनों डाल रखा था, इसमें हमारी बैक्टीरिया है। अब इसी में ये वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला टेस्ट ट्यूब
हमने लिया और इसको भी मिला दिया, ठीक है। तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिखा, लिखते तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बट साथ में नॉन रिकॉम्बिनेंट भी है। तो हमने बैक्टीरिया के साथ अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए रख दिया। अभी भी बैक्टीरिया इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नहीं लेगी, तो अब बैक्टीरिया को हीट शॉक देना पड़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन करना पड़ेगा, डराना धमकाना पड़ेगा टेम्परेचर से, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक आइस लेते हैं, एक आइस बॉक्स लेते हैं, ठीक है, जिसमें आइस रखते हैं, और एक वाटर बाथ होता है जिसमें वाटर बॉयल कर रहा होता है, और उसका टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं। तो उसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज सेट कर देते हैं, जहां पे वाटर बॉयल हो रहा था 42 पे, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, जिसमें बैक्टीरिया भी है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी है, एक बार हम आइस में रखेंगे, ठीक है, फिर निकाल के तुरंत वाटर बाथ 42 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आइस, फिर 42, फिर आइस, फिर 42, ऐसे कई बार करेंगे तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक ट्रांजिएंट पोर बन जाएगा। ट्रांजिएंट मतलब टेम्पोररी, टेम्पोररी पोर बन जाएगा, और उस पोर से अब हमारा डीएनए सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और हम जब पोर बन गया यानी बैक्टीरिया डीएनए ले सकती है, यानी कॉम्पिटेंट हो गई कि नहीं हो गई। तो हमने कहा जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो बैक्टीरियल सेल बिकम कॉम्पिटेंट, वो कॉम्पिटेंट बन जाती है, ठीक है, एंड अपटेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और अब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर अपटेक कर लेती है। बात समझ गए बेटा, ठीक है। ऐसे हम बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है वो कॉम्पिटेंट बनाने का प्रोसेस है, कि कैसे कॉम्पिटेंट बनाएंगे बैक्टीरिया। ये सारी बात बैक्टीरिया के लिए हो रही है, ये किसी और के लिए यूज नहीं होगा, प्लांट के लिए यूज नहीं होगा, एनिमल के लिए यूज नहीं होगा, किसके लिए यूज होगा, बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। लेकिन बेटा इतना कुछ करने के बाद भी उसमें कुछ बैक्टीरिया इतनी ढीठ हैं, इतनी बदमाश हैं, जैसे मैं आपको बार बार डांटता हूं ना कि मत सो, फिर भी आप लोग सोते हो, ठीक है। तो कुछ वैसी ही बैक्टीरिया यहां भी हैं कि, ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया यहां भी हैं जो कि इतना कुछ करने के बाद भी कोई भी डीएनए नहीं लेंगी। और अगर इस बैक्टीरिया के पास में कोई डीएनए नहीं गया तो ये बैक्टीरिया कैसी हो गई, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। तो दैट मींस हमारे टेस्ट ट्यूब में एक बैक्टीरिया ऐसी भी होगी जो कैसी होगी, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया हो गई, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया या होस्ट सेल हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे एंटी, जब भी एंटी लिखूंगा तो इसका मतलब नॉन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। दूसरा सुनना, कुछ बैक्टीरिया ऐसी भी तो होंगी जिनमें हमारा ये वाला डीएनए जाएगा, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो अगर ये डीएनए गया, ये गया या ये गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, तो वो ट्रांसफॉर्म तो हुई, लेकिन किससे, नॉन रिकॉम्बिनेंट से। तो हमने कहा ट्रांसफॉर्म विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्म्ड विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से ट्रांसफॉर्म हुआ तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसी होंगी जिसमें रिकॉम्बिनेंट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफॉर्म्ड विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब बताओ इसको, चलो इसको हमने कहा ट्रांसफॉर्म विथ रिकॉम्बिनेंट, अब मुझे चाहिए क्या, कौन सा इसमें से, ट्रांसफॉर्म विथ रिकॉम्बिनेंट, लेकिन टेस्ट ट्यूब में तीनों है। अब इन तीनों में से इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे यही पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेक्शन मेथड पढ़ेंगे, और इसमें हेल्प कौन करेगा, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। और सेलेक्टेबल मार्कर जीन कौन है यहां पे, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो इनकी मदद से कैसे सेलेक्ट करना है यही डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब यहां से ये अलग कोई हेडिंग नहीं है, ये इसके जीन ट्रांसफर के अंदर ही आएगा, ठीक है, सिलेक्शन। तो वो स्टेप हमारा, ठीक है, कौन सा चल रहा है, फोर्थ। तो फोर्थ स्टेप के अंदर ही हम सिलेक्शन की भी बात कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट हो या सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। इसको रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कहेंगे नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी बैक्टीरिया है इसी को हम क्या कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है। एक और चीज, कुछ बैक्टीरिया ऐसी भी तो होंगी जिसमें दोनों जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया के पास में दो टाइप के प्लाज्मिड नहीं रहेंगे। अगर दोनों चला भी गया तो बैक्टीरिया किसी एक प्लाज्मिड को हटा देती है, इसको प्लाज्मिड इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। तो अगर दोनों चला भी गया तो या तो इसको हटा देगी या तो इसको हटा देगी, कोई एक हटा देगी, यानी बैक्टीरिया में फाइनली कोई एक ही बचेगा। बात समझ गए,
ठीक है, तो अब यहां तक की बात करेंगे, अब सिलेक्शन मेथड डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, वो अलग था, वो बैक्टीरिया खुद कर रही थी, ये हम फोर्सफुली करवा रहे हैं। उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो डीएनए को अपटेक करने में हेल्प करते हैं, जो पोर्स होते हैं, वो बैक्टीरिया में नेचुरली पाया जाता है। वो बैक्टीरिया खुद के डीएनए को जब लाना चाहती है तब यूज करती है। यहां हम उसके थ्रू नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे हम फोर्सफुली अपने डीएनए को भेज रहे हैं, बैक्टीरिया ये डीएनए लेना नहीं चाहती है, इससे बैक्टीरिया को कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए। अब जितनी तेजी से लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लिख लो जल्दी से, क्योंकि ये वाला पार्ट जल्दी लिखो। टेस्ट में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं? बहुत अच्छे अच्छे हैं। ब्लैक कलर से प्रिंट हुआ है व्हाइट पेपर पे। ये इतना हो गया बेटा सबका? ये सब नहीं लिख लिया ना? नहीं लिखा? जल्दी लिखो। ओके।
ध्यान देना बेटा। एक मिनट समझ लो थोड़ा। देखो, हमारे पास में ये टेस्ट ट्यूब है। अब एक बार लिखना प्लीज बंद कर देना, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जो आपको अक्सर कंफ्यूजन में रखता है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ते हो समझ में नहीं आता है, ठीक है। आपने अगर कोशिश भी किया होगा, जहां पे आपने वेक्टर पढ़ा होगा एनसीईआरटी, उसके नीचे एक पैराग्राफ पढ़ा, वो समझ में आया नहीं होगा, वो वही पैराग्राफ है, ठीक है। तो यहां से समझ में आएगा। तो हमारे पास में ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में तीनों टाइप के डीएनए है। अब मुझे उसमें से रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली बैक्टीरिया सेलेक्ट करना है, यानी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का सिलेक्शन करना है। तो हमने कहा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, ठीक है। अब देखो, दो मेथड है। एक है डबल रेप्लिका प्लेटिंग मेथड, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। जब हम PBr322 वेक्टर यूज करते हैं तो डबल रेप्लिका प्लेटिंग मेथड यूज करते हैं। यानी अभी हमने PBr32 यूज किया, तो हमारा मेथड कैसा होगा? डबल रेप्लिका प्लेटिंग, ठीक है। और एक और मेथड होता है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, जिसको अल्टरनेट मार्कर मेथड कहते हैं। अगर हमने वहां पे वेक्टर PBr322 की जगह पे PUC ले लिया होता, याद आ रहा है, जिसमें एक लेगजेट जीन था और एक एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन था, अगर उसको लेकर रिकॉमेंड ने बनाया होता, तो हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग कर रहे होते, ठीक है। तो उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा मेन मेथड क्या है? डबल। यानी इन दोनों में से भी हमारा मेन मेथड क्या है? डबल। लेकिन हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी इसके बाद पढ़ेंगे, तो पहले डबल रेप्लिका प्लेटिंग की बात कर लेते हैं। अब चलो, हमारे पास में ये हमारा बैक्टीरिया हो गया, यही टेस्ट ट्यूब हमने उठा के यहां रख दिया। ये नॉन ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्म विथ रिकॉम्बिनेंट। अब क्या करते हैं, हम कल्चर मीडिया बनाते हैं, ठीक है। और कल्चर मीडिया को एक पेट्री प्लेट में पोर कर लेते हैं। पेट्री प्लेट क्या होता है? ठीक है, ऐसे फाइबर की या कांच की प्लेट्स आती हैं, जिनमें हम कल्चर मीडिया डाल के उसको सॉलिडिफाई करके उस पे बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, ठीक है। उसी को कल्चर मीडिया कहते हैं, सॉरी पेट्री प्लेट कहते हैं। तो हम एक पेट्री प्लेट लेंगे, राउंड हुक शेप का होगा, ठीक है। हम कल्चर मीडिया बनाएंगे। जब कल्चर मीडिया बनाते हैं उस टाइम पे वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें हम अगार अगार डाल देते हैं, ठीक है। और फिर हम उसको पोर करते हैं और छोड़ देते हैं, तो सॉलिड हो जाता है। सॉलिड हो गया। अब क्या करेंगे, अपने इस टेस्ट ट्यूब को यहां डाल देंगे, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब को जब यहां डालेंगे, तो ये जो भी बैक्टीरिया है ये जहां यहां जाके ग्रो करेंगी। बात समझे बेटा? अब एक पॉइंट समझना, बैक्टीरिया हमेशा कॉलोनी में ग्रो करती है, एक जगह पे खूब सारा अपना नंबर बढ़ाती है। और एक टाइप की बैक्टीरिया एक टाइप का कॉलोनी बनाती है। हर टाइप की बैक्टीरिया अलग अलग ग्रो करती है, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होता है। तो यहां पे जब हमने इसको यहां पे पोर किया, तो यहां पे तीन टाइप की बैक्टीरिया हैं, तो तीनों ग्रो करेंगी। तो तीनों की अपनी अलग अलग कॉलोनीज बनेंगी यहां पे, ठीक है। अब सुनना, यहां पे तीन कॉलोनी की मैं बात कर रहा हूं, एक हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। मैं इतना डिफरेंशिएशन आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूं। रियल में पेट्री प्लेट में इतनी दूर दूर कॉलोनी नहीं होगी, बहुत पास पास होती है, बहुत ही ध्यान से देख के उनको डिफरेंशिएट करना होता है। हमको तो कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। जब लैब में जाएंगे तब वो रियल वाली बात समझ में आएगी। तो हमने तीन अलग अलग कॉलोनी बना दी। अब एक बैक्टीरिया की कॉलोनी ये है, एक बैक्टीरियल कॉलोनी ये हो गई, एक बैक्टीरियल कॉलोनी ये हो गई, और एक बैक्टीरियल कॉलोनी ये हो गई। मुझे नहीं पता है इन तीनों में से कौन सी बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, मुझे यही पता करना है। बात समझ गए बेटा? इसको कहते हैं मास्टर प्लेट। क्या कहते हैं? हमने एक मास्टर प्लेट बना लिया जिसपे तीनों बैक्टीरिया को ग्रो कर लिया। अब क्या करेंगे, हम एक पेट्री प्लेट लेंगे सबसे पहले। इस पेट्री प्लेट में फिर से हम कल्चर मीडिया बनाएंगे, सीएम का मतलब कल्चर मीडिया, ठीक है। और इस बार इसमें हम एम्पीसिलिन भी डाल देंगे साथ में। क्या डाल देंगे? एम्पीसिलिन, ठीक है। अब बताओ, एम्पीसिलिन पे तो वही ग्रो करेगा ना जिसके पास में एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन होगा, ठीक है। बताओ, इन तीनों में से एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन किसके किसके पास है? ठीक है। अच्छा, एक और बात बताओ, मैं इस पूरे बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। ये नॉन ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म, ये दोनों ट्रांसफॉर्म हो गई, ये क्या हो गया? नॉन ट्रांसफॉर्म। और फिर ट्रांसफॉर्म को भी दो ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूं, ट्रांसफॉर्म विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्म विथ रिकॉम्बिनेंट। तो मैं सीधे कहूं कि जितनी भी ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया हैं सबके पास में एम्पिसिलिन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेप्लिका प्लेटिंग करेंगे। रेप्लिका का मतलब होता है ठीक उसी की कॉपी बनाना। अब ये कैसे बनाते हैं? तो हम एक लकड़ी या फिर प्लास्टिक का एक कोई टुकड़ा लेते हैं जो हमारे पेट्री प्लेट के साइज का होता है,
ठीक है, उस पे हम मसलिन क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ आता है, कॉटन क्लॉथ लगा लेते हैं। ठीक है, कॉटन क्लॉथ लगा लिया, इन दोनों प्लेट को आमने सामने रखेंगे। ठीक है, और फिर इस पे उसको टच करेंगे। जब टच करेंगे तो यहां पे खूब सारी बैक्टीरिया, थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, यहां पे भी थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, यहां पे भी थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया। उसमें से अगर एक भी दो बैक्टीरिया यहां टच हो गई, ठीक है, तो यहां ट्रांसफर हो जाएगी। इक्वलाई है, एक भी बैक्टीरिया आ गई तो वो डिवाइड होके 20 मिनट में, ठीक है, डबल ट्रिपल ऐसे होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने टच किया, अब यहां से कुछ बैक्टीरिया यहां आई, यहां से कुछ बैक्टीरिया यहां आई, यहां से कुछ बैक्टीरिया यहां आई, चिपक गई। ठीक उसी सीध में लाके हम यहां टच करेंगे। बात समझे बेटा? तो अगर मान लो यहां से 100 बैक्टीरिया इस पर चिपकी और हमने लाके यहां टच किया, तो 100 में से 10 भी यहां पे आ गई, तो फिर डिवाइड करके अपनी कॉलोनी बना लेंगी। इस तरीके से हमने क्या किया कि इन तीनों बैक्टीरिया को इनके सेम लोकेशन पे ट्रांसफर किया। तो यहां से कुछ बैक्टीरिया यहां आ गई, ठीक है, यहां से कुछ बैक्टीरिया यहां आ गई, और यहां से कुछ बैक्टीरिया यहां आ गई। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। और इसी को कहते हैं रेप्लिका प्लेटिंग। क्या कहते हैं? हमने इस प्लेट का रेप्लिका बना दिया। तो ये स्टेप हो गया रेप्लिका प्लेटिंग। रेप्लिका प्लेटिंग कर दिया बेटा। अब सुनो, अब रेप्लिका प्लेटिंग करके छोड़ेंगे इसको। अब ये बैक्टीरिया डिवाइड करके ग्रो करेगी। जब हमने छोड़ा तो हमने देखा कि ये जो बैक्टीरिया थी ये डिवाइड करना चालू की और डिवाइड करके ग्रो कर गई। इसका मतलब इसके पास में एम्पिसिलिन का रेसिस्टेंस जीन था, तभी तो डिवाइड कर पाई, तभी तो सरवाइव कर पाई एम्पिसिलिन में। इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्म्ड है। ठीक है, ये बैक्टीरिया भी डिवाइड करना चालू की, ये भी डिवाइड करके ग्रो कर गई। इसका मतलब ये भी क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड है। लेकिन इस बैक्टीरिया का डिवीजन नहीं हुआ और इनकी डेथ हो गई, ये क्या हो गई? नॉन ट्रांसफॉर्म। तो यहां से हमको ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म पता चल गया। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हो गई नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्म, एंटी, नॉन ट्रांसफॉर्म। और ये हो गई दोनों ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। तो ये ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया हो गई, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि एम्पिसिलिन का यूज करके किसे पता करते हैं? ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म को पता करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म। लेकिन हमको यह नहीं पता चला कि इन दोनों में से कौन सा रिकॉम्बिनेंट वाला है और कौन सा, बट ये पता चल गया कि कौन सा ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, ये पता चल गया। अब सुनो, अब फिर से एक नया पेट्री प्लेट बनाएंगे, ठीक है, और इसमें फिर से कल्चर मीडिया डालेंगे। इस बार इस पर टेट्रासाइक्लिन डाल देंगे। अब टेट्रासाइक्लिन में वो ग्रो करेगा जिसके पास में टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस जीन नॉर्मल होगा। मुझे बताओ इन तीनों में से किसके पास है? नॉन ट्रांसफॉर्म के पास में। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्म, सॉरी, ट्रांसफॉर्म विद नॉन रिकॉमेंड के पास में। ठीक है, इसके पास भी नहीं है और रिकॉमेंड के पास भी नहीं है। अब फिर क्या करेंगे? फिर रेप्लिका प्लेटिंग करेंगे। एक बार फिर से टच करेंगे और फिर यहां ट्रांसफर करेंगे। तो हमने, ठीक है, फिर से क्या किया? आरपी। आरपी का मतलब रेप्लिका प्लेटिंग। ठीक है, फिर से हमने बैक्टीरिया को ट्रांसफर कराया। अब सुनना बेटा, फिर देखा यहां कुछ बैक्टीरिया आई, यहां कुछ बैक्टीरिया आई और यहां कुछ बैक्टीरिया आई। अब क्या हुआ? ये बैक्टीरिया ग्रो करना चालू की और ग्रो करके अपनी कॉलोनी बना ली। लेकिन यहां पे कॉलोनी नहीं डेवलप हुआ और यहां पे भी कॉलोनी डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब इनके दोनों के पास में टेट्रासाइक्लिन का जीन नहीं था। तो किसके पास था? इसके पास। ठीक है, तो ये कैसी हो गई? ट्रांसफॉर्म विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गई। तो ये हो गई ट्रांसफॉर्म विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। हमको तो ट्रांसफॉर्म विथ रिकॉम्बिनेंट चाहिए था, यहां क्या मिला? ट्रांसफॉर्म विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट मिला। अब क्या करना है, ध्यान सुनना। अब इन तीनों पेट्री प्लेट को आमने सामने रखना है और इस पे कवर होता है ट्रांसपेरेंट कवर, कवर लगा देना है। ठीक है, और फिर हमको अपना रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया यहां से सेलेक्ट करना है, मास्टर प्लेट से। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया यहां ग्रो की, यहां भी ग्रो नहीं की, यहां भी ग्रो नहीं की। इसका मतलब ना तो उसके पास में एम्पिसिलिन का रेसिस्टेंस जीन था, ना तो उसके पास टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस जीन था। इसका मतलब ना तो उसमें, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर गया, ना तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर गया। इसका मतलब बैक्टीरिया कैसी है? नॉन ट्रांसफॉर्म। तो हम यहां पे मार्क कर लेंगे ये बैक्टीरिया कैसी है? नॉन ट्रांसफॉर्म। मार्क कर लिया। ठीक है, अब देखेंगे जो बैक्टीरिया यहां भी ग्रो की, यहां भी ग्रो की और यहां भी ग्रो की, इसका मतलब उस बैक्टीरिया के पास में एम्पिसिलिन का जीन भी नॉर्मल है।
अब सोचो, टेट्रासाइक्लिन का जीन नॉर्मल है, इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन का जीन टूटा नहीं, उसके बीच में हमारा डीएनए गया नहीं, इसका मतलब वो कैसी है? ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हो गई ट्रांसफॉर्म विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब सुनना, जो बैक्टीरिया यहां ग्रो की, यहां भी ग्रो की, बट यहां ग्रो, यानी उसके पास में एम्पिसिलिन का जीन तो है लेकिन टेट्रासाइक्लिन का, यानी टेट्रासाइक्लिन का इनएक्टिव हुआ है, इसका मतलब हमारा डीएनए उसमें गया है, तो ये बैक्टीरिया क्या हो गई? ट्रांसफॉर्म विथ रिकॉम्बिनेंट। और हमको चाहिए कौन सा था? अब क्या करेंगे बेटा, एक नया टेस्ट ट्यूब लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडिया बना लेंगे, ठीक है, और फिर हम नीडल से इस बैक्टीरिया को उठाएंगे यहां से कुछ, और इनको इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। अब 2 या 4 बैक्टीरिया भी ट्रांसफर करोगे तो आराम से डिवाइड करके अपनी पूरी कॉलोनी बना लेंगी, और ये हमारी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया मिल गई हमको। ऐसे हम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को सेलेक्ट कहां से कर रहे हैं? मास्टर प्लेट से। मास्टर प्लेट से सेलेक्ट कर लिया, और इसमें केवल रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है और कोई बैक्टीरिया नहीं है। और यही डबल, देखो 2 बार रेप्लिका प्लेटिंग करना पड़ा, तो ये डबल रेप्लिका प्लेटिंग है। एनसीईआरटी कहती है, ध्यान सुनना, कि ये प्रोसेस कंवर्सन है, ठीक है, यानी डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि 2 बार रेप्लिका प्लेटिंग करना पड़ रहा है। इस प्रोसेस में हमको 2 बार रेप्लिका प्लेटिंग करना पड़ता है, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी उतना बेस्ट प्रोसेस नहीं है। अभी जो ब्लू व्हाइट वाली बात करेंगे, पीयूसी वाली, वो ज्यादा बेटर होगा। आप देखोगे एक ही स्टेप में सेलेक्ट हो जाएगा, वहां पे रेप्लिका प्लेटिंग 2 बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ गए? ठीक है, तो ऐसे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी कहानी आगे बढ़ाते हैं, मतलब लिखते नहीं है, सुन लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को के अंदर इस बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे। इस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए और जीन को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी ऑप्टिमम कंडीशन है सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। वो जीन हमारा यहां एक्सप्रेस करा, उसका प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करके उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। अगर हम जो चाहते थे वैसा प्रोडक्ट बन गया, यानी हमारा एक्सपेरिमेंट सफल रहा। अब हमारा एक्सपेरिमेंट सफल रहा, अब हम इस बैक्टीरिया को रख लेंगे, ठीक है। अब हम बायोरिएक्टर लेंगे जिसमें 1000 लीटर मीडिया बनाएंगे, उसमें हम इस बैक्टीरिया को एज ए इनोकुलम डाल देंगे। अब ये बैक्टीरिया उस लार्ज स्केल पे ग्रो करेगी, वहां पे अपना नंबर बढ़ाएगी, अपना प्रोडक्ट बनाएगी। फिर वहां से हम प्रोडक्ट को आइसोलेट करेंगे, ठीक है, प्यूरिफाई करेंगे और यूज के लायक बनाएंगे, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो जाएगा। यही हमको करना था, ठीक है। यानी हमारी पूरी कहानी, यानी पूरा चैप्टर समझो तो आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, अब बस साइड वाली कहानियां समझनी है आपको, ठीक है। तो फिर से याद करते हैं, पहला स्टेप क्या था? आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया, ठीक है। फिर उसमें से रैंडम डीएनए फ्रेगमेंट से अपना डिजायर्ड डीएनए निकाला, फिर उसको पीबीआर 322 के साथ जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, लेकिन साथ में हमको नॉन रिकॉम्बिनेंट मिला। फिर हमने उसको, ठीक है, एक बैक्टीरिया के में ट्रांसफर किया, उसको कॉम्पिटेंट बना के, ठीक है। तो हमको 3 टाइप की बैक्टीरिया मिली, ट्रांसफॉर्म, नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्म विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्म विथ रिकॉम्बिनेंट। फिर हमने डबल रेप्लिका प्लेटिंग मेथड किया, उससे अपना मास्टर प्लेट से अपना रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया सेलेक्ट किया, और फिर उसको कल्चर मीडिया में ग्रो कराया, ठीक है, उससे उसका एक जीन एक्सप्रेस कराया, उसका प्रोडक्ट ऑब्टेन किया। यही बायोटेक्नोलॉजी थी। आगे समझ में? ठीक है, तो अब हमको बस पढ़ना क्या क्या है, हमको पढ़ना है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग पढ़ेंगे, यानी दूसरा मेथड कैसे सेलेक्ट करें, अगर पीयूसी वेक्टर होता तो क्या होता। फिर हम प्लांट में भी जीन ट्रांसफर कैसे होता है उसको भी पढ़ेंगे, एनिमल में जीन ट्रांसफर कैसे होता है उसको भी पढ़ेंगे, और तब जाके बायोरिएक्टर पे आएंगे। यानी अब ये जो बैक्टीरिया वाला टेस्ट ट्यूब है, इसको थोड़ा संभाल के रखना है, अभी इसका यूज बाद में करेंगे, बाकी प्लांट और एनिमल वाले भी जब पढ़ लेंगे तब, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब घर लेके जाना है, ठीक है, अगली क्लास जब होगी तब लेके आना है, मैं मांगूंगा तब इस पे हम वर्क करेंगे, इसका प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। घर में फूट जाएगा, ठीक है, संभाल के ले जाना है। अब वो वेक्टर वाली लाइन जो है एनसीईआरटी की पूरी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। हाँ, उसमें भी अगले पेज पे जो ब्लू व्हाइट वाला केस होगा वो छोड़ देना, वो अगली क्लास में जब ब्लू व्हाइट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और नोट्स पढ़ते टाइम पे ये भी ध्यान रखना कि, याद रखना कि हमने बाद में लिखा है, शुरू में ही नहीं लिख दिया था हमने। इन दोनों, ये प्रोसेस पहले हुआ फिर इन दोनों से
हमने कंपेयर करके फिर लिखा कि ये ट्रांसफॉर्म विद रिकॉम्बिनेंट है, ये ठीक है नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, ट्रांसफॉर्म विद नॉन रिकॉम्बिनेंट है। यानी हमको शुरू में ये पता नहीं होता है, हम बाद में मास्टर प्लेट पे कंफर्म करते हैं इन दोनों को देख के।